तो आज हमारा विषय है इम्यूनिटी थ्रू आसना एंड प्राणायाम, अर्थात आसन और प्राणायाम के द्वारा किस प्रकार से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। इस विषय पे मैं अगले 30 मिनट के लिए आपसे बात करूंगा और अंत में मैं कुछ समय आपके लिए रखूंगा जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर रखेंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपका सुझाव प्रतिक्रियाएं जितने भी हैं आप बताइएगा। तो उससे पहले एक बार हम शुरू करते हैं, अंत में आप सबके क्वेश्चन हम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पूरा जो विश्व है कोरोना नामक महामारी से त्रस्त है पूरी तरह से। किसी भी कंट्री को आप देखें, सब जगह पे बहुत भीषण तबाही मचा रखी है कोरोना ने, और सब एक ही विषय पे चर्चा मुख्य रूप से कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक तंत्र, डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रोंग है। देखिए, कभी भी किसी भी देश की सीमा तब तक मजबूत रहती है जब तक उसका डिफेंस सिस्टम, यानी कि उसकी जो सेना होती है, उसकी जो रक्षा करने वाली जो सेना होती है, वो जितनी मजबूत होती है वो देश उतना ही सुरक्षित रहता है। ठीक वैसा ही भाव हमारे साथ होता है जब हमारे शरीर की जो सेना होती है, जो रोग प्रतिरोधक जो तंत्र होता है, डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी का जो होता है, वो जब तक मजबूत रहता है तब तक हमें कोई किसी प्रकार का रोग नहीं हो सकता। रोग होना यहाँ पे आक्रमण होने के बराबर है। जिस प्रकार से किसी देश पे दूसरा देश आक्रमण करता है, कोई आक्रांता किसी देश पर आक्रमण करता है, उसको नष्ट करने के लिए, उसको तहस नहस करने के लिए, उस पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, ठीक वैसे ही बहुत सारे वायरस, बहुत सारे जो कीटाणु होते हैं हमारे शरीर पे हमला करते हैं और हमें चोटिल करने का प्रयास करते हैं, हमें घायल करने का प्रयास करते हैं, हमें मारने का प्रयास करते हैं। वो हमारे शत्रु होते हैं। तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या ऐसी चीज है जो उनसे रक्षा करती है, उसको हम बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम बोलते हैं। वो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, यानी हमारा एक तरह से डिफेंस सिस्टम, हमारी आर्मी है, वो हमारी सेना है। तो जिस देश की सेना जितनी मजबूत होगी वो देश उतना सुरक्षित होगा। तो हमारे शरीर की सेना क्या है? WBC, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम। तो उस इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम क्या ऐसी चीजें करें और आसन और प्राणायाम के माध्यम से कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, इसी विषय को लेकर के आपके सामने आया हूं। बहुत ही रोचक विषय है, क्योंकि 80% जो जनता है वो तो आसन और प्राणायाम को ही योग मानती है। बाकी योग तो बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा है, अष्टांग योग से लेकर के षड योग से लेकर के आप चतुर्योग अंग से लेकर के बहुत सारे अंग हैं योग के, और बहुत सारी परंपराएं हैं। आसन है, षटकर्म है, प्राणायाम है, मुद्रा है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, यम नियम है, बहुत सारे अवसर हैं। भक्ति योग है, कर्म योग है, संन्यास योग है, ज्ञान योग है। अपार समुद्र भरा है हमारे योग की गंगा का। लेकिन हम जब बात करते हैं आसन और प्राणायाम की, स्पेशली इन सब का ज्ञान उन लोगों को भी है जो योग की फील्ड से नहीं है, जो प्रतिदिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वो भी इन चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं आसन से क्या होता है और प्राणायाम से क्या होता है। हठ योग की बात करें या योग दर्शन की बात करें, जहां भी बात करें आसन का वर्णन सब जगह आता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, मीन स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस। जब स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस की बात आती है, जब हम शरीर को एक स्थिर रखते हैं और आरामदायक स्थिति में रखते हैं, वो एक आसन कहलाता है। तो उस आसन से लाभ क्या मिलते हैं? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सारे जो द्वंद्व होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब विषय आता है कि द्वंद्व क्या होते हैं। द्वंद्व होते हैं जो अनुकूल और प्रतिकूल जो अवस्थाएं होती हैं। मान लीजिए मुझे सुख हुआ, फिर मुझे दुख हुआ। सुख मेरे अनुकूल है, दुख मेरे प्रतिकूल है। मुझे लाभ हुआ, वो मेरे अनुकूल है, दुख जो हानि हुई वो मेरे प्रतिकूल है। इसी प्रकार गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, मान, अपमान, जय, पराजय, ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये हमारी अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थाएं होती हैं, सिचुएशंस होती हैं। कोई कंफर्टेबल होती है सिचुएशन, कोई अनकंफर्टेबल होती है। तो कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल दोनों सिचुएशंस में अपने आप को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि जब हम खुश होते हैं या अनुकूल यानी कि कंफर्टेबल सिचुएशन होती है, तो हम एकदम से इतराना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को अलग ही अंदाज में अपने आप को प्राप्त करते हैं और हमें अहम हो जाता है हमारी चीज़ों का, और हम अहंकार से परिपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थिति विपरीत आती है, जैसे ही नुकसान होता है, घाटा होता है या हानि होती है, तो तुरंत हम डिप्रेशन में आ जाते हैं।
ये दोनों ही सिचुएशन बहुत खतरनाक है। अहंकार की सिचुएशन भी बहुत खराब है और जो डिप्रेशन है वो भी बहुत खराब है। तो दोनों सिचुएशंस में अपने आप को बैलेंस करना, इक्वल करना, इक्वलिटी को डेवलप करना, समत्वम भाव को लेके आना ही योग है। तो जब हम द्वंद्व को सहन करने की क्षमता कैसे आएगी? देखिए, कोई भी काम हम करते हैं इस शरीर से ही होगा। अच्छा काम करें, बुरा काम करें, सुख की अनुभूति करनी, सुख और दुख दोनों की अनुभूति हमारे शरीर से ही होती है। शरीर ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम समाधि की प्राप्ति करते हैं। सुख, शरीर ही वह साधन है जिसके द्वारा हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं। तो जब सारा काम शरीर से होना, तो शरीर को मजबूत बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आसन से हम स्थिरता लेके आते हैं। आसन हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालता है बहुत सारा, और यदि फिजिकल बॉडी सही रहती है, मेंटल बॉडी भी हमारी सही रहती है। तो मेंटल सिचुएशन को सही रखने के लिए भी फिजिकल बॉडी को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। उधर हम हठ योग की बात करें तो हठ योग की बात करें तो हमें क्या मिलता है? आरोग्यता हमें मिलती है, हल्कापन हमारे शरीर में आता है, लघुता हमारे शरीर में आती है, और हम सभी प्रकार के रोगों से बचते हैं। सभी रोगों का नाश होता है यदि हम आसन का अभ्यास करते हैं। तो जब आसन का अभ्यास करते हैं और जब हमारा आसन का अभ्यास करने से जब हमारे सारे रोग समाप्त होते हैं, जब हमारे शरीर में आरोग्यता का वास होता है, जब हमारे शरीर में हल्कापन महसूस करते हैं, तो वो सारी सिचुएशन क्या है? वो एक तरह से हमारे को डिफेंस सिस्टम को स्ट्रोंग बनाती हैं। देखिए, आरोग्यता कब आएगी, रोग सारे समाप्त कब होंगे? जब आपका WBC स्ट्रोंग होगा, यानी कि आपके शरीर की लड़ने की क्षमता यदि मजबूत होगी तो ही तो आप आरोग्यता को प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपका डिफेंस सिस्टम कमजोर है तो आप कभी भी अपने इम्यून सिस्टम को, आपका इम्यून सिस्टम हमेशा कमजोर होता है, तभी आप बीमार होते हैं। अब कोरोना में जितने भी लोग पेशेंट जो मर रहे हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। लाखों लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन लाखों लोग मरे भी हैं। जो लोग मरे हैं उनका इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर था, या कहीं किसी और डिजीज से वो पहले से परेशान थे, उसके कारण उनकी मौतें ज्यादा हुई हैं। लेकिन जिन लोगों का डिफेंस सिस्टम अच्छा था, जैसे हम कहते हैं कि सिंगल RNA है ये जो वायरस है, लेकिन जो इंडियंस का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, स्ट्रोंग है, तो उसको आराम से डिफीट कर देता है कंपैरेटिवली यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज के अकॉर्डिंग। तो जब हम इसको डिफीट कर पाते हैं, क्योंकि हमारा फिजिकल बॉडी स्ट्रोंग है, यानी कि हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रोंग है, तो आसन के करने से जब आरोग्यता आती है, आसन के करने से जब शरीर में स्थिरता आती है, और शरीर में स्थिरता कब आएगी? शरीर में हमारे स्थिरता तभी आएगी जब हम एक जगह पे स्टेबल होंगे, यानी कि पूरा शरीर हमारे कंट्रोल में होगा। क्योंकि इस शरीर को कंट्रोल में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक देश की भांति है। जब तक आप अपनी बाउंड्रीज को अच्छे से मजबूत नहीं करेंगे, तब तक कोई भी रोग आपको हो सकता है। क्योंकि मेंटल लेवल पे बाद में आता है, पहले तो आपको फिजिकली ही अटैक करेगा। कोई भी वायरस है, कोई कीटाणु है, तो आपके शरीर के माध्यम से ही वो अंदर जाता है। जैसे वो इंटरनल बॉडी पार्ट्स में जाता है, तो इंटरनल बॉडी पार्ट्स कैसे हैं वो आपके देखा जाता है। लेकिन जब आप आसन करते हैं, आसन की मुख्य रूप से 3 कैटेगरी बनाई गई है। सबसे पहले मेडिटेटिव पोज होता है जिसको हम ध्यानात्मक आसन कहते हैं। दूसरा रेस्टिंग पोज होता है जिसको हम आरामदायक आसन कहते हैं। तीसरा होता है स्ट्रेचिंग पोज, यानी कि जो संवर्धनात्मक आसन होते हैं जिसमें बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, जिसमें फोर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, बैलेंसिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, ये जितनी सारी चीजें हैं, उससे हम बॉडी की मसल्स को, बॉडी के इम्यून सिस्टम को, बॉडी की जो मसल पावर है उसको हम स्ट्रोंग करते हैं, और उसका सीधा प्रभाव हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे जाता है। जब शरीर मजबूत होता है तो अंदर जो इंटरनल जो बॉडी पार्ट होते हैं वो भी हमारे मजबूत होते हैं। लाइक आप शशांक आसन करते हैं, रैबिट पोज आप करते हैं, शीर्षासन आप करते हैं, सर्वांग आसन आप करते हैं, जितने भी आप इस तरह के आसन करते हैं जिसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है हार्ट की तरफ जाता है, तो हार्ट को नरिशमेंट मिलती है। जिस प्रकार से आप आगे झुकने के जो व्यायाम करते हैं उसमें आपके पेट को नरिशमेंट मिलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपका और बाकी सिस्टम भी स्ट्रांग होंगे। लेकिन इन सबका की बात जुड़ी है प्राणायाम से, तो प्राणायाम की बात ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले शरीर को साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि महर्षि पतंजलि जब बात करते हैं योग की, तो अष्टांग योग में यम नियम के बाद आसन का स्थान आता है। यानी कि पहले शरीर को आप उपयुक्त बनाओ, ताकि प्राणायाम बाद के स्टेज है। क्योंकि जब पहले आसन में सिद्धि होगी, क्योंकि प्राणायाम को बैठ के करना है, किसी आसन की सिद्धि में ही करना है। जब आप कंफर्टेबली तरीके से बैठ पाएंगे तो ही आप प्राणायाम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो पहले अपने शरीर को स्थिर करना है, आरोग्यता से परिपूर्ण करना है, अपने आप को हल्कापन करना, अंगों में हल्कापन जो महसूस करेंगे तो ये आपके लक्षण बताए, सब द्वंद्वों को समाप्त करेंगे। इस तरह की जब सिचुएशन समाप्त हो जाएंगी,
तब आप प्राणायाम के लिए उपयुक्त होते हैं। तो आसन पर्टिकुलर आपने देखा है, बैक पेन से लेकर के चेस्ट का प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे लोगों को अस्थमा होता है, अस्थमा के लिए आप 2-3 आसन आप यदि आप करें, 2-3 आसनों का अभ्यास, जैसे उष्ट्रासन का अभ्यास आप करते, रामबाण का काम करता है। जितने भी आप घुटनों का दर्द है उसमें आप सर्वांग आसन करते हैं या उत्तान पादासन करते हैं, उसमें बहुत आपको बेनिफिट मिलता है। थायराइड के रोगों में आपको बहुत लाभ मिलता है, शशांक आसन से लेके आपका सर्वांग आसन से लेके ऐसे अनेकों आसन हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आसन हमारे किस प्रकार से इंटरनल ग्लैंड्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, जिससे कि हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं और फिजिकल बॉडी तो हमारा बनता ही बनता है। तो इन चीज़ों को देख करके उसके बाद हम प्राणायाम पे बात करते हैं। हमारे से पहले डॉक्टर तनेजा जी बात कर रहे थे, बड़े साइंटिफिक तरीके से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो बॉडी का जो प्राण है वो काम करता है हमारे ऊपर। तो प्राणायाम के विषय में बात करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि प्राण जो होता है वो जीवन का आधार होता है। मान लीजिए मैं प्राणी हूँ, आप प्राणी हैं, सब में एक कॉमन चीज होती है प्राण। बाकी सारे ऑर्गन्स आपकी बॉडी के सही हैं, लेकिन एक प्राण को यदि आप बाहर निकाल दें तो आपकी बॉडी यूजलेस हो जाएगी, कोई काम नहीं रहेगा उसका। आपसे जो लोग प्रेम करते हैं, आपसे लोग जो लोग द्वेष करते हैं, आपको लोग जो अच्छा बताते हैं, बुरा बताते हैं, आपके प्राण की वजह से। जैसे ही आपका प्राण आपकी बॉडी से बाहर निकला, वैसे ही आप दिवंगत हो जाते हैं। ना आपसे कोई प्रेम करता है, ना आपसे कोई दुश्मनी करता है। अपने घर वाले ही हमें हमारा अंतिम संस्कार करके आते हैं। तो इसलिए सबसे प्यारा जो हो प्राण है। प्राण को ही परम औषधम यानी कि प्राण ही सबसे बड़ी औषधि कहा है। प्राणम श्रेष्ठम प्राणम ज्येष्ठम, प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है, प्राण ही सबसे ज्येष्ठ है, ये बात कही गई है। अब प्राण की कैटेगरी की गई है, उस कैटेगरी को मैं इसलिए डिफाइन करना चाहता हूं ताकि कैटेगरी करने से आप समझ जाएं कि प्राण के बलिष्ठ होने से पूरा शरीर कैसे बलिष्ठ होगा, सारे ऑर्गन्स कैसे अच्छे से काम करेंगे, सभी बॉडी पार्ट्स कैसे अच्छे से काम करेंगे। 5 मुख्य रूप से प्राण कहे गए हैं। सबसे पहले प्राण, उसके बाद ये 5 प्रकार के प्राण कहे हैं, मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले प्राण, उसके बाद अपान, उसके बाद समान, उसके बाद उदान। ये 5 प्राण हमारे कहे गए। मुख्य रूप से 5 प्राण होते हैं, पांचों का अलग अलग काम होता है। सबसे पहले हमने प्राण की बात की, क्योंकि प्राणायाम से पहले प्राण की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण हमारे हृदय प्रदेश में स्थित होता है, यहाँ पे ये उसकी लोकेशन होती है। प्राण यहाँ से लेकर के यहाँ तक गले तक रहता है, उसको हम प्राण कहते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को संभालने की जिम्मेदारी हमारे प्राण नामक तत्व की है। यानी कि जो प्राण है वो यहाँ से यहाँ तक रहता है, तो हमारे लंग्स को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो ऑर्गेनाइज करता है। यदि प्राण आपका डिस्टर्ब हुआ तो आपके लंग्स में कोई इफेक्ट हो सकता है। जैसे कोरोना जो बीमारी है वो लंग्स पे ही इफेक्ट करती है। तो लंग्स जिसके वीक होंगे, यानी कि उसके जो लंग्स जो प्रॉपर काम नहीं करते, यानी दैट्स मीन आपका जो प्राण है वो सही काम नहीं कर रहा, तो उसके सही काम ना करने से आपके लंग्स इफेक्टेड हो सकते हैं। लंग्स के इफेक्टेड होने से बाकी बॉडी पार्ट इफेक्टेड होंगे, क्योंकि लंग्स में ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी कि श्वसन तंत्र हमारा यही होता है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम का नंबर आता है। तो जब हम प्राण को सुरक्षित कर लेते, प्राण को मजबूत कर लेते हैं, वो प्राणायाम से होगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो प्राण को मजबूत करने से आपका पूरा रेस्पिरेटरी और आपके लंग्स का जो सिस्टम है वो सही होता है। उसके बाद बात आई अपान की। अपान जो होता है हमारे पेड़ू से नीचे, नाभि से लेकर के हमारे गुदाद्वार तक उसका स्थान होता है, उसको हम कहते हैं अपान वायु। अपान वायु सारा जो विसर्जन का कार्य होता है, डिटॉक्स करते हैं हम बॉडी में, जितना मल का त्याग करते हैं, स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, वो सारी चीजें हमारे अपान नामक प्राण की वजह से ही होते हैं। यूरिन से लेकर के, वीर्य से लेकर के, गर्भ का जो डिलीवरी जो होती है, वो सब हम अपान नामक प्राण से अच्छे से करते हैं। यदि अपान आपका डिस्टर्ब हुआ तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज होने की संभावना रहती है 100%। यदि आपका अपान नामक प्राण डिस्टर्ब है, यानी अपान नामक प्राण मजबूत नहीं है, वो बैलेंस में नहीं है, तो आप मान के चलिए आपको कॉन्स्टिपेशन से लेकर के, यूरिनरी प्रॉब्लम से लेकर के, आपको कॉन्स्टिपेशन से लेकर के, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो इसलिए अपान प्राण को मजबूत करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है समान नामक प्राण, जो तीसरा प्राण का है, वो हमारे नाभि से लेकर हृदय प्रदेश तक स्थित होता है, जो मुख्य रूप से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। यानी कि आपका जो अपच होती है, इनडाइजेशन होता है, वो आपका समान नामक प्राण के कमजोर होने से होती है। यदि आपका प्राण जो समान नामक जो प्राण है वो मजबूत है, वो स्ट्रांग है, तो आपको किसी प्रकार का भी डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं होता, पेट संबंधी कोई रोग आपको नहीं होता। धातुएं आपकी पुष्ट बनती हैं। यदि धातुएं सही नहीं बन रही, धातुओं को पोषण नहीं मिल रहा, बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिल रहा, तो उसमें समान नामक प्राण का ही फॉल्ट होता है, यानी कि वो सही रूप से कार्य नहीं कर रहा। इसके बाद हम बात करते हैं
उदान नामक प्राण की। उदान नामक प्राण जो हमारा गले से लेकर के पूरे मस्तिष्क तक स्थित होता है, इसको हम उदान नामक प्राण कहते हैं। उदान नामक जो प्राण होता है वो हमारे गले यानी कि थायराइड पैराथाइड ग्लैंड को बैलेंस करता है, उसको एक्टिव करता है। और जिसका थायराइड और पैराथाइड ग्लैंड एक्टिव है, बाकी पूरी बॉडी के जितने हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है हमारे थायराइड और पैराथाइड ग्लैंड से ही होता है। यही पूरी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करते हैं। यदि हमारा उदान नामक प्राण मजबूत हुआ, उदान नामक प्राण के मजबूत होने से हमारा गले से लेकर के पूरे हार्मोन्स से लेकर के जितने भी सेंस ऑर्गन हैं जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर रहते हैं वो भी हमारे उदान से कंट्रोल होते हैं। जिसको थायराइड और पैराथाइड ग्लैंड का कोई भी डिजीज होता है, जिनको थायराइड आदि जो रोग होते हैं वो भी हमारे उदान नामक प्राण से कंट्रोल होता है। ऊपर गले से लेकर के ऊपर तक जितने रोग होते हैं वो भी हमारे उदान नामक प्राण जो डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से होता है। और आपका गले के जितने भी रोग होते हैं वो भी आपका उदान नामक प्राण के इम्बैलेंस होने से होता है। तो उदान नामक प्राण को भी हम बैलेंस करेंगे तो उसके माध्यम से भी हम अपने शरीर को सही रख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले प्राण नामक प्राण की बात की, अपान की बात की, समान की बात की, उदान की बात की। अब हम बात करते हैं व्यान की। व्यान कहाँ पे स्थित है? व्यान हमारे पूरे शरीर में स्थित होता है, सर से लेकर के एड़ी तक, यानी कि चोटी से लेकर पैर के पंजे तक आपका जो स्थित है उसको हम कहते हैं अपान नाम व्यान नामक प्राण। यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है, परिवहन तंत्र जो हमारा संभालता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनर्जी को लेकर के जाना, ब्लड के सर्कुलेशन को लेकर के जाना, वो सारा का सारा काम हमारा व्यान नामक प्राण कंट्रोल करता है। यानी कि जो व्यान है वो पूरे शरीर में हमारा परिवहन का काम करता है। रेस्पिरेटरी का काम क्या है? प्राण का काम क्या है? आपके लंग्स को एक्टिव करना, आपकी बॉडी में एयर को लेके आना। लेकिन उस एयर को लेकर के आए उसको सर्कुलेट कौन करेगा? मान लीजिए कोई राहत सामग्री आपके पास लेकर के आया है, राहत सामग्री है आपके पास, लेकिन राहत सामग्री को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? हमारे वॉलंटियर करते हैं, जो वॉरियर्स हैं, जैसे कोरोना वॉरियर्स हैं, वो पूरी सर्कुलेट करते हैं, हर जगह पे जाकर के राहत सामग्री वितरित करते हैं। तो पूरी बॉडी को नरिशमेंट देना, पूरी बॉडी को एनर्जी देना, पूरी बॉडी को ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रदान करना, वो किसका काम है? वो व्यान नामक प्राण का काम है। यदि आपका व्यान नामक प्राण यदि डिस्टर्ब है तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आपका गड़बड़ में आ जाएगा। लेकिन यदि आपका प्राण भी स्ट्रोंग है, आपका अपान भी स्ट्रोंग है, आपका समान भी स्ट्रोंग है, आपका उदान भी स्ट्रोंग है और आपका व्यान भी स्ट्रोंग है, तो आपको किसी प्रकार का रोग नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पांचों प्राण पूरे शरीर के पूरे सिस्टम को, पूरे तंत्र को संभाले हुए हैं। इनके अतिरिक्त कोई ऐसा बॉडी में सिस्टम नहीं बचता जिससे कि रोग होने की संभावना होती है। तो रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करना है तो प्राण को कंट्रोल करना पड़ेगा। चले वातम चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत्। जब प्राण चलता है तो चित्त चलता है, चित्त यानी कि मन की गति भी चलती रहती है। और जैसे ही प्राण को नियंत्रित कर देते हैं, मन की गति भी नियंत्रित कर देते हैं। ओवर थिंकिंग जो होती है, एक्स्ट्रा जो हम सोचते हैं, अनावश्यक चीज़ों को हम सोचते हैं, वो सारे रुक जाते हैं। जैसे प्राण पे कंट्रोल आता है वैसे मन पे कंट्रोल आता है, जैसे मन पे कंट्रोल आता है वैसे हार्मोन्स पे कंट्रोल आता है, वैसे हमारा सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल आता है, देन बॉडी, माइंड, सोल, इन सब पे हम कंट्रोल किसके माध्यम से करेंगे? प्राण। चूंकि हम प्राणी हैं और प्राण के ऊपर आधारित हमारा जीवन है। और प्राणायाम क्या है? प्राण प्लस आयाम, यानी कि प्राण यानी जीवनी शक्ति, आयाम यानी कि उसका विस्तारीकरण। प्राण को विस्तार देना, प्राण को मजबूत करना, प्राण को स्ट्रोंग करना, प्राण का व्यायाम करना ही एक तरह से प्राणायाम कहलाता है। और इसकी जो परिभाषा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेद है प्राणायाम। यानी कि श्वास जो हम ले रहे हैं यानी कि इनहेलेशन कर रहे हैं, प्रश्वास यानी कि जो हम छोड़ रहे हैं, एक्सहेलेशन जो कर रहे हैं, उनकी जो सामान्य जो गति है उसमें अवरोध पैदा कर देना, उसको तोड़ देना या उसको डिस्ट्रैक्ट कर देना या उसको अपने अकॉर्डिंग नियंत्रित कर देना ही क्या है? आपका प्राणायाम कहलाता है। तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो अपने श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करते हैं, सामान्य जो गति है उसको रोक करके उसको कंट्रोल में करते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है? उसके बाद सबसे पहले आप कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। जैसे ही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स को हमने कंट्रोल किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स को हमने कंट्रोल किया, हार्ट से लेकर के बाकी सारे ऑर्गन्स हमारे रेस्पिरेटरी से ही चलते हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी को एक्टिवेट किया। ये दो तंत्र जिसने स्ट्रोंग कर लिया अपने, यानी कि सबसे पहले आपने रेस्पिरेटरी को स्ट्रोंग कर लिया और उसके बाद रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी को सिस्टम को स्ट्रोंग कर लिया। दोनों सिस्टम के स्ट्रोंग होने से पूरी बॉडी को ना नरिशमेंट की कोई प्रॉब्लम रहती है और ना ही एनर्जी की कोई प्रॉब्लम रहती है।
तो पूरे ऑर्गन्स, आपका उदान भी सही काम करेगा, आपका समान भी सही काम करेगा, आपका अपान भी सही काम करेगा, यदि आपने प्राण को और व्यान को कंट्रोल कर लिया तो। क्योंकि प्राण पूरे शरीर में है और सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है हमारी बॉडी के साथ वो प्राण के साथ ही होता है, यानी कि लंग्स के साथ होता है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपने इम्यून को बढ़ाते हैं, हम अपने रोग प्रतिरोधक तंत्र को बढ़ाते हैं, तो हमारे WBC बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं, बाह्य प्राणायाम करते हैं, कोई भी हम प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं, तो पूरी बॉडी की क्लिंजिंग होती है। इंटरनल हम एक एक नाड़ी को शुद्ध करने का काम करते हैं, जैसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम वगैरह जो बताए गए हैं, उनकी मैं बात नहीं करूंगा पर्टिकुलर प्राणायाम की, लेकिन प्राणायाम किस प्रकार से इफेक्ट डालता है मैं वो बात करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपकी बॉडी में ब्लॉकेज लगा है, कोई भी ब्लॉकेज है, नस आपकी ब्लॉक हो रखी है, हार्ट की है, ब्रेन की है, कोई बॉडी के पार्ट की है। यदि बॉडी के किसी पार्ट में ब्लॉकेज है तो आपको पैरालिसिस हो सकता है। यदि हार्ट की कोई आपकी जो नस ब्लॉक है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। वैसे ब्रेन में जाने वाली नसें यदि सिकुड़ जाती हैं या उनमें अवरोध पैदा हो जाता है तो वो आपको क्या करती हैं, ब्रेन हेमरेज जैसी सिचुएशन को लेकर के आती हैं। शरीर में हल्की हल्की गांठें बन जाती हैं, जो वायु कहीं कहीं कुपित हो जाती है, रुक जाती है, तो वो आपको परेशान करती है। तो इस प्रकार से वायु को यदि आपने कंट्रोल करना, वायु को प्राण के माध्यम से ही कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक हम बाह्य प्राणायाम करते हैं, बाह्य प्राणायाम में हम क्या करते हैं, एक्सेल करके एक बाहर ही प्राण को रोके रखते हैं। माने सामान्य श्वास और प्रश्वास को हमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमने बाहर रोक दिया प्राण को और बाहर ही रोके रखा जब तक हमने इच्छा नहीं हुई या हम ब्रीथलेस महसूस नहीं करते, तब तक उसको बाहर ही रोके रखते हैं। जैसे ही बाहर रोकते हैं प्राण को, हम बाहर रोकने के बाद जैसे ही अंदर जो इंटरनल बॉडी में कुछ प्राण होता है, क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट कभी नहीं निकलता, तो वो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, तो उसके जो एयर पॉकेट पहले से हमारे अलग अलग कोष्ठक जो बने हुए थे, बॉडी उनमें से उनको एयर पॉकेट्स को डिजोल्व करना शुरू कर देती है, उसको खींचना शुरू कर देती है। तो दो फायदे होते हैं, एक तो बॉडी को अंदर से नरिशमेंट मिल रही है, क्योंकि अंदर प्राण पॉकेट्स के रूप में, जो छोटे छोटे पॉकेट्स के रूप में बना हुआ था, वो डिजोल्व हो रहे हैं, यानी कि गांठें और जो अवरोध होता है, वायु जो कुपित वायु थी, जो रुकी हुई वायु थी, वो डिजोल्व हो रही है और अंदर से बॉडी का काम चल रहा है। फिर आप एकदम से ब्रीथ को लेते हैं, जब स्पीड से लेते हैं, मान लीजिए कोई भी आपका बॉडी पार्ट है जो यूज नहीं हो रहा, मान लीजिए 500 सीसी हम एक ब्रीथ में इनहेल करते हैं और उतना ही बॉडी को लगभग ज़रूरत होता है। लेकिन जब हम उथली सांस लेते हैं, जब सेलो ब्रीदिंग हम करते हैं, तो सेलो ब्रीदिंग में हम 100, 150, 200 सीसी ही एयर को कंजप्शन कर पाते हैं, जबकि बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत है और सप्लाई कम है, आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा और सप्लाई कम है, तो क्या होगा, लोग भूखे मरेंगे। मान लीजिए 500 लोगों का खाना चाहिए और आप 200 लोगों का खाना लेके आ रहे हैं, तो 300 लोग भूखे मरेंगे या सबका काम नहीं चलेगा। वैसा ही काम बॉडी के साथ होता है। जैसे ही ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, वायु प्राण ग्रहण करते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो कोष्ठकों में जाता है वो आगे सर्कुलेट करता है। तो यदि 200 सीसी ही हम लेंगे तो वो जो कोष्ठक होते हैं वही प्रॉपर यूज नहीं होंगे। वो प्रॉपर यूज नहीं होंगे तो उनका सर्कुलेशन कैसे आप करेंगे, यानी कि बांटेंगे कैसे उसको पूरे शरीर में। 500 सीसी की जरूरत है, आपने 200 से 300, 250 आपने लिया, आधी जो जरूरत है वो कैसे पूरी होगी। तो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के जो अंग होते हैं, वो काम करना कम कर देते हैं, जगह जगह ब्लॉकेज लगना शुरू होते हैं, गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। तो बॉडी का आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इफेक्टेड होना शुरू होता है। उसी के कारण हमारे गांठें बनती हैं, उसी के कारण हमारी जो वेन्स होती हैं वो रुक जाती हैं, अवरोध पैदा होते हैं। लेकिन जैसे ही आप बाह्य प्राणायाम करते हैं, तो बाह्य प्राणायाम में क्या है, हमने एक्सेल करके बाहर ही अपने प्राण को रोका है। तो एक्सेलेशन के साथ जब हम देने का भाव रखते हैं तो लेने का भाव अपने आप आता है। आप केवल देने का भाव रखिए, लेने का अपने आप आपके पास आएगा। जैसे आप देखेंगे नाड़ी शुद्धि में क्या रेशो होता है, 1:2, यानी कि जितने समय में ले उसे 4 गुना समय रोकें और 2 गुना समय में रोकें। तो देने का भाव ज्यादा है। जैसे ही आप देने के भाव में रहते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा आता है। जब हम डोनेट करते हैं, जिस प्रकार से खेत में हम गेहूं डोनेट करते हैं, एक 50 किलो गेहूं हम करते हैं, तो उससे हम 60 से 70 जो मन होता है, यानी कि कई क्विंटल हम उससे गेहूं प्राप्त करते हैं। वो यही
देने का भाव होता है। तो जब हम बाहर रोके रखते हैं तो ब्रीथलेस महसूस करते हैं अंदर से, और जब एकदम से प्राण को भरते हैं तो पूरा एनर्जेटिक हो जाता है, पूरा हमारे लंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो लंग्स के कोष्ठक में कोई अवरोध था, कोई प्रॉब्लम थी, कोई आपका जो कीटाणु बैठा था उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, और उतनी स्पीड से वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। मान लीजिए हार्ट में कोई ब्लॉकेज लगा हुआ था, आपके हाथ में कोई ब्लॉकेज था, ब्रेन की कोई नस आपकी ब्लॉक हो रखी थी, पैर की कोई नस ब्लॉक हो रखी थी, वो इंटरनली जाके उससे टकराएगा। ऐसे जैसे ठक से वो प्राण उसको टक्कर लगाएगा, जो हल्की सी परत अंदर बनी थी, इंटरनल परत, वो हम कोई ऑपरेशन से नहीं ठीक कर सकते। वो उसको अंदर से स्ट्रोक लगाएगा। जैसे स्ट्रोक लगाएगा वो दीवार टूटेगी, क्योंकि पहले ऑक्सीजन जाती है, उसके बाद फिर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो पहले एयर टकराएगी, फिर ब्लड टकराएगा, तो दो टक्कर से, बार बार टक्कर लगने से वो जो ब्लॉकेज होता है आपका टूट जाता है। जैसे ब्लॉकेज टूटता है आपका सर्कुलेशन जो है वो बहुत प्रॉपर होता है, और जब पूरी बॉडी में सर्कुलेशन सही होगा तो आपका इम्यून तो स्ट्रोंग होना ही है। आपका इम्यून स्ट्रोंग होने से कौन रोक सकता है? क्योंकि आपको नरिशमेंट पूरी मिल रही है, आपको खुराक पूरी मिल रही है। आप खुराक पूरी मिल रही तो हमारे सैनिक अच्छे से लड़ेंगे। यदि खुराक पूरी नहीं है, रसद पूरी नहीं है, यदि अच्छे जूते नहीं है, अच्छे आपके पास जैकेट नहीं है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, तो कोई भी शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, अपने सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रोंग बनाते हैं, वैसे ही हम अपनी रक्षा कर पाते हैं। और रक्षा करने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को स्ट्रोंग बनाना होता है, अपने डिफेंस सिस्टम को। तो प्राणायाम के माध्यम से, चूंकि हम प्राणी हैं, तो सबसे ज्यादा डिफेंस सिस्टम हमारा स्ट्रोंग होता है प्राणायाम से। तो प्राणायाम की जितनी भी क्रियाएं हैं, मेरे से पूर्व में भी जितने एक्सपर्ट आए उन्होंने बहुत सारे प्राणायाम पे भी बात की है, मेडिटेशन पे भी बात की है, और टेक्निकल टर्म पे बात की है, कोशों पे भी बात की है। तो आप समझेंगे कि आसन किस लिए इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम किस लिए इंपॉर्टेंट है, और प्राणायाम की क्या महत्ता इसमें बताई गई है, ये आप सबने जाना इसके माध्यम से। तो आपको आसन और जो प्राणायाम है हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक तंत्र यानी कि WBC को बढ़ाने का काम करता है। जैसे ही आप अपने अलग अलग, मैंने प्राण के बारे में बताया, जैसे आप प्राणायाम करते हैं तो आपके पांचों प्राण मजबूत होते हैं। आपका प्राण भी मजबूती से काम करता है, आपका अपान भी मजबूती से काम करता है, समान भी मजबूती से करता है, उदान भी और व्यान भी। यदि इनमें से एक भी डिस्टर्ब तब होता है जब प्राण यानी कि जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा नहीं होता, देन सर्कुलेटरी नहीं होता, फिर आपकी बॉडी में पूरी नरिशमेंट नहीं मिलेगी, आपके सैनिकों को अच्छी रसद नहीं प्राप्त होगी, अच्छा आहार प्राप्त नहीं होगा, और भूखे पेट से ना भजन होता है ना ही रक्षा हो सकती है। इसलिए पूरी बॉडी को नरिशमेंट आप दे रहे हैं प्राण से। पूरी बॉडी की एनर्जी है प्राण। प्राण ही वो तत्व है जिससे कि हम अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसलिए डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आसन का अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आसन से आरोग्यता आती है, बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो आपके ग्लैंड भी एक्टिवेट होते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा फोकस करना है आसन पे, प्राणायाम पे, लेकिन परिभाषा के साथ। स्थिर सुखम आसनम। आपको स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस का फॉलो करना है। यदि आप अपने बॉडी को स्टेबल कर रहे हैं और अनंत परमात्मा में ध्यान लगाकर सारे प्रयत्नों को स्थिर करके आप आसन का अभ्यास कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, तो ही आपको बेनिफिट मिलता है। और इस आसन और प्राणायाम के अभ्यास को मजबूत करने के लिए जो महर्षि पतंजलि जी बताते हैं, लॉन्ग टाइम कंटिन्यूटी एंड डेडिकेशन, वो आपको फॉलो करना है। आज से ही, अभी से ही, इसी इंटरनेशनल वर्कशॉप से आप प्रण लेके जाएं कि आप लॉन्ग टाइम कंटिन्यूटी एंड डेडिकेशन के साथ आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाएंगे। जैसे ही आपका डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा, जैसे ही आपका शरीर मजबूत होगा, आप पे कोई वायरस, आप पे कोई कीटाणु हमला नहीं कर पाएगा, और यदि हमला करेगा तो मारा जाएगा हमारे डिफेंस सिस्टम के मजबूत होने से। तो आइए मिल करके इस जंग में साथ देते हैं अपने शरीर का, अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। जिसकी जितनी सरहद अच्छी होगी, जितनी प्रोटेक्शन लेयर जितनी अच्छी होगी, वो बचा रहेगा। अदरवाइज ये वायरस कभी वायरस को भी कोई वायरस आएगा, तो हम इन वायरसों से डरना नहीं है, इनसे लड़ना है, मजबूती से लड़ना है। तो जितने भी तमाम व्यसन की जो चीज़ें हैं वो छोड़ करके आरोग्यता से परिपूर्ण जो चीज़ें हैं वो आपने अपनानी होंगी। इन्हीं से आपका WBC यानी कि डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है। तो इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने प्रयास किया आप सबको बताने का। 5 मिनट शेष बची है मेरे समय की, तो मैं चाहूँगा जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े, उनका कोई क्वेश्चन है, सुझाव है, प्रतिक्रिया है, अनुभव है, तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं उनको रिप्लाई करूँगा।